हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम राफेल फाइटर्स को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि राफेल फाइटर्स के एडिशनल बैच को लेकर के हमेशा से समर्थन किया जाता रहा है, और जब ये 36 की संख्या में लिए गए थे तो उस समय ही भारत के तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर ने ये कहा था कि अब बिना विलंब किए जब राफेल की डिलीवरी शुरू हुई थी तो एडिशनल बैच के ऑर्डर हमें प्लेस कर देने चाहिए, फिर चाहे वो 1 से 2 स्क्वाड्रन ही अतिरिक्त हो, ताकि भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये प्रभावित ना हो सके। लेकिन उस समय अलग अलग कारणों को बता करके इस सुझाव को नज़रअंदाज किया गया, और भारतीय वायुसेना शुरुआत से ही एक बड़े प्रोक्योरमेंट को लेकर अडिग रही, और बाकायदा 2019 में एमआरएफए पर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू कर दी जाती है, इस उम्मीद के साथ कि 2022 से 23 तक डील फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन अभी 2024 चल रहा है और इस डील में एक ही बड़ी अपडेट सामने आई है, वो ये है कि इस वर्ष के अंत तक इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो 2025 में हमें जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है एमआरएफए का वो देखने को मिल जाएगा, अन्यथा ये प्रोग्राम अभी आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी बीच अब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत सर ने सुझाव दिया था, इसको लेकर के गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि हाँ, उस समय जनरल विपिन रावत सर एकदम सही थे। अगर आज हम उनकी बात मान लिए होते तो हमारे पास जो राफेल फाइटर्स हैं ये बड़ी संख्या में उपलब्ध होते। दरअसल जनरल विपिन रावत सर ने उस समय ये कहा था कि हम इकट्ठा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद पर जाएं, इससे अच्छा ये है कि हम अलग अलग बैचेस में इनको खरीदें, और इससे न हमारे ऊपर कॉस्ट का बर्डन होगा और न हमें किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि सिंगल स्केल ऑर्डर में आपको जो कॉस्ट है ये ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको इन्वेस्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग बैचेस में ये लेते हैं तो भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है ये प्रभावित नहीं होगी। लेकिन उस समय उनके सुझाव को लेकर के ये कहा गया था कि अगर हम अलग अलग बैचेस में लेते हैं तो हर बैच के लिए हमें जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो देखने को मिल सकती है, और ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये ओवर प्राइज्ड हो सकते हैं। तो अब इस सुझाव को लेकर के एक जो नई डिबेट है वो ट्रिगर हो गई है। अब इसको सुखोई 30 MKI प्रोग्राम से कंपेयर करके देखा जा रहा है, क्योंकि सुखोई 30 MKI को हमने लोकली असेंबल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रशियन काउंटर पार्ट है उसकी तुलना में ये भारत को महंगे पड़े हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई 30 MKI को तकरीबन $62 मिलियन पर यूनिट की फ्लाईवे कॉस्ट पर बनाया हुआ है, और अगर आप इसे रशियन SU-30 से कंपेयर करेंगे तो ये तकरीबन 22 मिलियन ज़्यादा है। जी हाँ, भारत ने जो सुखोई 30 MKI बनाए हैं निस्संदेह ये काफ़ी अलग मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने काउंटर पार्ट के साथ जो कि रशिया ने सप्लाई किए थे उससे तकरीबन 22 मिलियन डॉलर्स ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि भारत ने 272 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI इनको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और भारत ने इनको बाद में यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था। लेकिन आपको बताते चले कि इकोनॉमिक स्केल में अगर हम बात करें तो जो रशियन प्रोड्यूस सुखोई 30 थे ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे भारत के लिए, और उसका एक कारण ये था कि जो हायर आउटपुट होता है, जो वॉल्यूम होती है, उसके वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इससे जो यूनिट कॉस्ट होती है ये काफ़ी कम होती है। इंडिया ने तकरीबन 50 सुखोई 30 MKI को रशिया से डायरेक्ट रिसीव किया था, और उसके बाद 140 जो एयरक्राफ्ट हैं इन्हें लोकली मैन्युफैक्चर करने का जो लाइसेंस है ये उनको प्राप्त हुआ था, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नासिक में शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर से आगे चल के जो एडिशनल ऑर्डर हैं ये प्लेस कर दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन के भारत में, तो जो पीक प्रोडक्शन था सुखोई 30 MKI का भारत में ये 12 जेट प्रति वर्ष की दर तक था। अब क्योंकि लो प्रोडक्शन वॉल्यूम थी इसकी वजह से रशिया की तुलना में जो यहाँ पर कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जेट की, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने पर विवश कर दिया कि क्या वाकई हर लोकली मैन्युफैक्चर्ड जेट हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जनरल विपिन रावत ने जो सुझाव था वो दिया था। उनका ये मानना था कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट करंट डिफेंस बजट को देख करके थोड़ा मुश्किल लगता है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप इसको अलग अलग बैचेस में खरीदें, और इससे भारतीय वायुसेना की कम से कम कैपेबिलिटी तो प्रभावित ना हो। लेकिन आपको बताते चलें कि जो स्मॉलर बैच में राफेल की खरीद की बात की गई थी इसका समर्थन उस समय तमाम डिफेंस एनालिस्ट ने नहीं किया था। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड जेट से आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये अंदाज़ा है कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड जेट होंगे ये लो प्रोडक्शन वॉल्यूम के चलते तकरीबन 30 से 40% तक हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे बनस्पत उनके कि हम इनको इम्पोर्ट करें।
तो यहाँ पर चीज़ें एक बार फिर से ट्रिगर हुई हैं, डिबेट फिर से ट्रिगर हुई है और यहाँ पर अब सुझाव ये दिया जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम सब सही में इंटरेस्टेड हैं तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। कुछ जो डिफेंस एनालिस्ट है वो इस बात का समर्थन करते नजर आए हैं कि भारत में इनकी सिर्फ असेंबली लाइन को ओपन करने से अच्छा है कि भारत इनके एक रोबस्ट लोकल स्पेयर पार्ट्स सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करे, जो कि इन जेट्स के लिए ज़रूरी है और ऐसे में हमारे लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं बनस्पत इसके कि हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में स्पेयर पार्ट्स के लिए ओवर डिपेंडेंट हो जाएं। और ऐसी चीज़ हमने सुखोई 30 MKI में भी देखी है। आपको बताते चलें कि जो डिबेट हुई है ये इस समय काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अब भारतीय वायुसेना के जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने ये कंफर्म कर दिया था कि MRFA का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, MRFA होके रहेगा। तो यहाँ पर बातचीत अब शुरू है। प्रबल दावेदारों की बात करें तो अभी भी जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है ये प्रबल दावेदार है और अभी परसों की रिपोर्ट में कहा गया था कि राफेल F4 स्टैंडर्ड को फ्रांस इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के साथ ऑफर कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें भारत को बहुत सारे जो लेटेस्ट एक्सेस है टेक्नोलॉजी के ये मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि राफेल F5 स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज विकसित करी गई हैं जो आपको F4 स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ F4 को लेकर के फ्रांस ने ये भी कहा है कि जो लॉयल विंग मैन है ये भी भारत को मिल सकता है, जो कि न्यूरॉन के नाम से हम जानेंगे उससे। लेकिन अभी भी भारतीय वायुसेना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतज़ार कर रही है और सही मायने में किसी भी डिबेट का तभी आधार निकलेगा जब हमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त हो जाएगी। हालांकि सिर्फ यहाँ पर राफेल की बात नहीं हो रही है बल्कि जो बोइंग है ये भी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और बोइंग ने ये दावा तक कर दिया है कि उनका F-15EX MRFA में सबसे सस्ता एयरक्राफ्ट है, जो कि तकरीबन $90 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पे ऑफर किया गया है। और बोइंग ये दावा करती है कि राफेल की तुलना में ये ज़्यादा कैपेबल भी है, स्पीड में भी ज़्यादा है, ज़्यादा पेलोड को भी कैरी कर सकता है और भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये कंपैरिजन का टाइम नहीं है, ये डिसीजन का टाइम है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 42 सैंक्शन स्क्वाड्रन होनी चाहिए लेकिन 31 पे अटकी हुई है। और दिक्कत की बात यह है कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम ऑलरेडी डिले हो चुका है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ी समस्या ये है कि हमें सही समय पर अगर एयरक्राफ्ट ना मिले तो अब तक की सबसे लोवेस्ट हम नंबर्स पे चले जाएंगे स्क्वाड्रन की, जो कि 30 से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि 2025 तक जो 2 स्क्वाड्रन है MiG-21 की ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को अलविदा बोल देंगी। तो हमारे पास एक बड़ा कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हो जाएगा। और अब यहाँ पर ज़रूरत यह है कि रक्षा मंत्रालय भी जो ये नेगोशिएशन का खेल है इसको ख़त्म करके जल्दी से चीज़ों को फाइनलाइज करे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम लिया जा चुका है। 2019 से 2024 तक का टाइम इवैल्यूएशन के लिए पर्याप्त है और अब निर्णय का समय आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।